नमस्कार दोस्तों, मैं BS ठाकुर आपका MP GK की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम मध्यकालीन इतिहास का पार्ट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं और पार्ट नंबर 7 में आज हम गड़ा के गौड़वंश की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? गड़ा के गौड़वंश की बात करेंगे। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? तो ये दोस्तों, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, मैंने सिलेबस भी नहीं बताया आप लोगों को, इसलिए आपको पता भी नहीं होगा। गड़ा के गौड़वंश की बात हम भाई, जो गड़ा का गौड़वंश है, गड़ा का गौड़वंश है, उसके बाद हम ग्वालियर के तोमर वंश की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत कुछ होता है और शेयर करने से बहुत स्टूडेंटों का भविष्य सुधर सकता है। तो क्या करें, आप पहले मेरे वीडियो को शेयर कर दें अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी ऐपों पे क्या करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, जो शिवा मेमोरियल है एक न्यू प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं, PDF ऑफ सीरीज की सुविधा मिलती है। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। सीरीज से मतलब क्या है, जैसे ही मैं MP का कोर्स कंप्लीट करवाऊँगा तो उसके MCQ की एक सीरीज चलाऊँगा जो 1 मंथ तक चलेगी, जिसमें आपको MP के सभी प्रश्नों की सीरीज चलाई जाएगी। दोस्तों, जो मेरी MPPSC प्री मेंस की क्लास रहती है, वैसे मैं अभी MP हिस्टोरी पढ़ा रहा हूँ, तो MP हिस्टोरी की क्लास जो रहती है वो रात में 8 बजे रहती है और ये लाइव क्लास रहती है। तो आपको क्या करना है, मेरी लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आना है और बहुत सारे स्टूडेंटों को लेकर आना है। अभी सभी अपने जो मित्र साथी रहते हैं इनको भी साथ में लेकर आना है मेरी लाइव क्लास में। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या करें, आप तो सीखें, साथ में साथ अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ एक न्यू प्लेटफॉर्म है शिवा मेमोरियल, जिस पर MP GK की क्लास चल रही है, उसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम गड़ा के गौड़वंश की बात करते हैं। ये दोस्तों हमारा MP है। जो गड़ा का गौड़वंश था वो कहाँ निवास करता था? इस वाले एरिया पर, ये बगलखंड वाले एरिया पर निवास करता था। वैसे बगलखंड का इतना एरिया माना जाता है। ठीक है, तो ये कितना माना जाएगा? ये भैया इतना, ये गड़ा का गौड़वंश था। ठीक है, गड़ा का गौड़वंश, ये आपको ध्यान रखना। गौड़वंश, महारानी दुर्गावती के बारे में भी पढ़ेंगे। दोस्तों, जो गड़ा का गौड़वंश था, गड़ा के गौड़वंश की नींव किसने डाली थी? जो इस वंश के राजा थे यादवराव मरावी, इन्होंने गड़ा के गौड़वंश की नींव डाली थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। गड़ा के गौड़वंश की नींव यादवराव मरावी ने डाली थी। जो गड़ा का गौड़वंश है वो यादवराव मरावी से लेकर अंतिम राजा, जो गड़ा के गौड़वंश के अंतिम राजा थे नरहरि राव तक, कितने राजाओं ने शासन किया? 63 राजाओं ने शासन किया और लगभग कितने सालों तक? 1300 सालों तक शासन किया। गड़ा के गौड़वंश की नींव यादवराव मरावी ने डाली थी और इस वंश के अंतिम राजा नरहरि राव थे। और इस वंश में कुल कितने राजा थे? 63 राजाओं ने शासन किया और लगभग 1300 वर्षों तक शासन किया। इस वंश के एक राजा थे हृदय साय। हृदय साय ने क्या किया? रामनगर मंडला को राजधानी बनाया। रामनगर जो कि मंडला में है, इसको राजधानी बनाया और उसमें क्या करवाया? राजधानी बनाकर मोती महल का निर्माण करवाया था। अब भैया मोती महल है, जो मोती महल में एक शिलालेख मौजूद है 1667, जो 1667 में प्राप्त हुआ था, जिसमें राजा हृदय साय ने अपने राजवंश के पूर्वजों के नाम और शासनकाल लिखवाए। क्या किया है राजा हृदय साय ने? अपने राजवंश के पूर्वजों के नाम और शासनकाल लिखवाए हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं, इस वंश के एक राजा थे राजा मदन सेन, जो कि इस वंश के 34वें राजा थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मदन महल का निर्माण करवाया था। और बाद में क्या हुआ? जो इस वंश के राजा थे संग्राम साय, इनको ये विरासत के रूप में प्राप्त हुआ। जो मदन महल है इनको विरासत के रूप में प्राप्त हुआ था। जो राजा संग्राम साय थे, इसी राजवंश के महान प्रतापी शासक हुए थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 52 गढ़ों को जीतकर, 52 किलों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। संग्राम साय को शाही की उपाधि इब्राहिम लोदी ने दी थी। संग्राम साय को शाही की उपाधि किसने दी? इब्राहिम लोदी ने दी। संग्राम साय को शाही की उपाधि देने के पहले ये संग्राम सिंह कहलाते थे। ठीक है, जो महाराजा संग्राम सिंह हैं, इन्होंने 50 वर्षों तक गड़ा राज्य पर शासन किया है। संग्राम साय ने कितने वर्षों तक शासन किया? 50 वर्षों तक गड़ा साम्राज्य पर शासन किया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी।
संग्राम साय के सिक्कों पर उन्हें क्या कहा गया? संग्राम साय को क्या कहा गया? उनके सिक्कों पर पुलत्स्य वंशी कहा गया। जो संग्राम साय के सिक्के हैं उसमें इन्हें पुलत्स्य वंशी कहा गया। अब जो संग्राम साय थे, संग्राम साय के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम दलपत साय तथा छोटे पुत्र का नाम चंद्र साय। तो क्या होता है, जो संग्राम साय है 1543 में संग्राम साय की मृत्यु हो जाती है, लेकिन संग्राम साय की मृत्यु के पहले 1542 में इन्होंने अपने बड़े पुत्र दलपत साय का विवाह रानी दुर्गावती से कर दिया। जो रानी दुर्गावती हैं ये चंदेल शासक कालिंजर के जो चंदेल शासक थे कीरत राय या कीर्ति बर्मन, इनकी पुत्री रानी दुर्गावती से इनका विवाह कर दिया जाता है। और रानी दुर्गावती की माता का नाम क्या था? कमलावती। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, क्या क्या हमने जाना इस सब के बारे में। पहले रिवीजन एक बार कर लेते हैं। गड़ा के गौड़वंश की नींव किसने डाली? यादव राव मड़ावी ने। किसने? यादव राव मड़ावी ने। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नरहरि राव, जो बाद में पढ़ेंगे नरहरि राव। इन दोनों के बीच में कितने 63 राजाओं ने शासन किया हो? लगभग 1300 वर्षों तक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस वंश के शासक थे कौन थे? हृदय साय। हृदय साय। इन्होंने क्या करवाया था? रामनगर को क्या बनाया? इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और रामनगर में क्या करवाया? मोती महल का निर्माण करवाया। अब जो मोती महल है, मोती महल से एक शिलालेख मौजूद मिलता है जो 1667 का है। उसमें क्या कहा गया? उसमें राजा हृदय साय ने अपने पूर्वजों के नाम व शासनकाल लिखवाए। क्या किया है राजा हृदय साय ने? अपने पूर्वजों के नाम व उनके शासनकाल लिखवाए। अब इस वंश के एक राजा थे मदन साय। कौन थे? मदन साय, जो कि 34वें राजा थे। इन्होंने क्या करवाया? मदन महल का निर्माण करवाया। क्या करवाया? मदन महल का निर्माण करवाया। मदन महल कहाँ पर है? जबलपुर में है। और मदन महल जो कि किसको मिला था? संग्राम साय को मिला था। संग्राम साय को किसके रूप में? विरासत के रूप में। संग्राम साय इस वंश के एक प्रमुख राजा थे या प्रतापी राजा थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भैया 52 किलों को जीता था, 52 किलों। और क्या किया था? अपने साम्राज्य का विस्तार। इन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया था। और इनको साय की उपाधि किसने दी? इब्राहिम लोदी में। ठीक है, किसने दी? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? लोदी वंश, दिल्ली के लोदी वंश का शासक था, अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या हुआ था? पराजित हो गया था, बाबर से पराजित हो गया था। 1526 में पानीपत के तृतीय युद्ध में, दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हो गया था। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो संग्राम साय है इनके सिक्कों में क्या कहा गया? पुलत्स्य वंशी। ठीक है, पुलत्स्य वंशी कहा गया। पुलत्स्य वंशी कहा गया। संग्राम साय के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम दलपत साय। दलपत साय का विवाह किससे होता है? जो कालिंजर के शासक हैं कीर्ति बर्मन या कीरत राय की पुत्री दुर्गावती से कर दिया जाता है। किससे कर दिया जाता है? दुर्गावती से कर दिया जाता है। जो दलपत साय और दुर्गावती ये कहाँ रहते थे? सिगौरगढ़ के किले दमोह में रहते थे। सिगौरगढ़ के किले में रहते थे। लेकिन क्या हुआ? मुगलों का प्रभुत्व बढ़ गया। क्या हुआ? मुगलों का प्रभुत्व बढ़ गया और रानी दुर्गावती कहाँ गई? रानी दुर्गावती मदन महल आ गई। कहाँ आ गई? मदन महल आ गई। मदन महल में क्या होता है? मदन महल में ही अपने एक बच्चे को जन्म देती हैं जिसका नाम क्या था? वीर नारायण। 1545 में अपने पुत्र को जन्म देती हैं। 1550 में क्या होता है? इनके पुत्र माने जो इनके पति हैं दलपत साय, इनकी मृत्यु हो जाती है। दलपत साय की क्या हो जाती है? दलपत साय की मृत्यु हो जाती है। दलपत साय की मृत्यु 1550 में होती है जब इनका पुत्र 5 वर्ष का था। दलपत साय का जो पुत्र है वो 5 वर्ष का था 1550 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है? उनके जो ससुर थे रानी दुर्गावती के ससुर थे, ससुर की मृत्यु कब होती है? 1543 में होती है, 43 में होती है। 1542 में रानी दुर्गावती और दलपत साय का विवाह होता है। ससुर संग्राम साय और पति दलपत साय की मृत्यु के पश्चात जो गड़ा वंश की जिम्मेदारी रहती है वो किसके हाथों में आ जाती है? रानी दुर्गावती के हाथों में आ जाती है गड़ा राजवंश की जिम्मेदारी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? राजा दलपत साय के जो विद्वान रहते हैं मंत्री, जैसे एग्जाम्पल के लिए आधार हैं और इसके बाद महेश ठाकुर और एक और थे लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित। ये क्या करते हैं? ये वीर नारायण को शपथ दिलाते हैं। वीर नारायण को क्या बनाते हैं? वीर नारायण का राज्याभिषेक करवाते हैं। उनकी संरक्षिका के रूप में कौन बैठती हैं? दुर्गावती।
जो इनकी माता थी दुर्गावती, ये कौन बन जाती हैं? वीर नारायण की संरक्षिका बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? रानी दुर्गावती वीर नारायण अपने पुत्र वीर नारायण का राज्याभिषेक कराने के बाद उनकी संरक्षिका बन जाती हैं। जो राजा दलपत साय थे और रानी दुर्गावती थी, ये सिगौरगढ़ के किले दमोह में रहते थे, परंतु मुगलों का प्रभुत्व बढ़ जाने के कारण रानी दुर्गावती को मदन महल में रखा गया। जो रानी दुर्गावती थी, मुगलों का प्रभुत्व बढ़ गया, फिर इन्हें कहाँ रखा गया? मदन महल में रखा गया। इसी मदन महल के किले में क्या हुआ? 1545 ईस्वी में इन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण को जन्म दिया। 1550 में क्या होता है? इनके पति रहते हैं दलपत साय, इनकी मृत्यु हो जाती है 33 साल की आयु में। फिर क्या होता है? दलपत साय की मृत्यु के समय जो उनका पुत्र था वीर नारायण, ये महज 5 साल का था। ससुर संग्राम साय की 1542 ईस्वी में, नहीं सॉरी दोस्तों, 1543 ईस्वी में, तथा पति दलपत साय की 1550 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात पूरे गढ़ा वंश की प्रशासन की जिम्मेदारी रानी दुर्गावती के हाथों में आ जाती है। फिर क्या होता है? जो राजा दलपत साय होते हैं, जो उनके मंत्री रहते हैं, विद्वान रहते हैं, जैसे आधार सिंह कायस्थ, महेश ठाकुर, केशव लोकाक्षी, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने क्या किया? वीर नारायण का राज्याभिषेक करवाया और वीर नारायण के संरक्षक के रूप में रानी दुर्गावती ने बागडोर संभाली। उन दिनों मालवा में कौन शासन कर रहा था? बाज बहादुर शासन कर रहा था। और बाज बहादुर ने क्या किया? गढ़ा मंडला पर कई बार हमले किए, परंतु वह महारानी दुर्गावती से हार मानता रहा। बादशाह अकबर को गढ़ा के राजवंश के वैभव की जानकारी मिलती है। बादशाह अकबर ने क्या किया? सेनापति आसफ खां को गढ़ा मंडला पर आक्रमण के लिए भेजा। किसको भेजा? आसफ खां को। आसफ खां कौन था? अकबर का सेनापति था। इसको कहाँ भेजा? गढ़ा मंडला पर आक्रमण करने के लिए बादशाह अकबर ने भेजा था। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आसफ खां गढ़ा मंडला पर आक्रमण करते हैं तो आसफ क्या कर लेते हैं? आसफ खां रामगढ़ पर अधिकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रामगढ़ पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन उनकी सेना जंगलों में युद्ध करने में निपुण नहीं थी, जिस कारण से ये गौण योद्धाओं से हार गए। इसके पश्चात क्या हुआ? दोनों के बीच सुलह करने का प्रयास किया गया, लेकिन रानी दुर्गावती के दीवान आधार सिंह कायस्थ दिल्ली गए, परंतु सुलह ना हो पाई। फिर क्या किया? अकबर ने रानी दुर्गावती के सामने प्रस्ताव रखा कि आधार सिंह और तथा रानी दुर्गावती का प्रिय हाथी सरमन मुगलों को दे दिया जाए, परंतु रानी दुर्गावती ने क्या किया? देने से मना कर दिया। क्या किया? रानी दुर्गावती ने देने से मना कर दिया। एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों। करें रिपीट दोस्तों। क्या होता है दोस्तों कि जो रानी दुर्गावती का और जो उनके पति थे दलपति साय कहाँ रहते थे? सिगौरगढ़ के किले। कहाँ रहते थे? सिगौरगढ़ के किले में रहते थे। ये कहाँ पर है? दमोह में। कहाँ पर है? दमोह में। सिगौरगढ़ का किला कहाँ पर है? दमोह में। वहाँ पे ये रहते थे। लेकिन क्या होता है? मुगलों का प्रभुत्व बढ़ जाता है। मुगलों का प्रभुत्व बढ़ा जैसे ही तो ये कहाँ आ गई? रानी दुर्गावती कहाँ गई? मदन महल आ जाती हैं। कहाँ जाती? मदन महल जबलपुर में है, तो यहाँ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या करती हैं? अपने पुत्र वीर नारायण को जन्म देती हैं 1545 ईस्वी में। 1550 में क्या होता है? दलपत साय की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? 1550 में 33 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है, जिस समय उनका पुत्र महज 5 साल का था। उसके बाद क्या होता है कि जो गढ़ा के गौड़वंश की जिम्मेदारी किसके हाथों में आ जाती है? रानी दुर्गावती की। ठीक है, किसके हाथों में? रानी दुर्गावती के हाथों में आ जाती है। फिर जो रानी दुर्गावती का पुत्र था वीर नारायण का राज्याभिषेक किसने करवाया? जो राजा दलपत साय के विद्वान थे, मंत्री थे, आधार सिंह कायस्थ थे, और जो महेश कुमार थे, महेश ठाकुर थे, और जो लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित थे, इन्होंने क्या करवाया? इन्होंने इनका राज्याभिषेक करवाया। क्या करवाया? राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद क्या होता है? जो वीर नारायण रहता है, वीर नारायण किसका पुत्र? रानी दुर्गावती का पुत्र होता है। वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में कौन रहती हैं? दुर्गावती आती हैं। ठीक है, वीर नारायण की संरक्षिका कौन होती है? रानी दुर्गावती होती है। लेकिन 1556 में क्या होता है? 1556 में जो बाज बहादुर था, बाज बहादुर कौन था? मालवा का शासक था। बाज बहादुर क्या करता है? बाज बहादुर कहाँ से आक्रमण करता है? गढ़ा राजवंश पर आक्रमण करता है। कहाँ पर आक्रमण करता है? गढ़ा राजवंश पर आक्रमण करता है। लेकिन यह क्या करता है? रानी दुर्गावती से हार जाता है। बार बार आक्रमण करता है, लेकिन रानी दुर्गावती से हार जाता है। उसके बाद क्या होता है? बादशाह अकबर को गढ़ा राजवंश के वैभव की जानकारी मिलती है, और फिर क्या करते हैं? अकबर
अपने जो सेनापति थे, कौन, आसफ खां, आसफ खां को कहाँ पर भेजते हैं 1564 में, आसफ खां को गढ़ा राजवंश पर आक्रमण के लिए भेजते हैं। लेकिन आसफ खां क्या करता है, गढ़ा राजवंश पर अधिकार कर लेता है, लेकिन इसकी जो सेना थी वो जंगलों में क्या थी, जंगलों में युद्ध करने में निपुण नहीं थी, जिस कारण से वह हार जाती है। और बाद में क्या होता है, बाद में इन दोनों के बीच सुलह करने का प्रयास किया जाता है और रानी दुर्गावती के जो दीवान थे आदर्श सिंह कायस्थ, ये कहाँ गए, दिल्ली गए, लेकिन सुलह ना हो सकी। और रानी दुर्गावती से अकबर ने क्या कहा कि तुम अपने दीवान आधार सिंह और सरमन, प्रिय हाथी सरमन को मुगलों के लिए सौंप दें। लेकिन क्या किया, रानी दुर्गावती ने देने से मना कर दिया और महारानी दुर्गावती ने युद्ध करने का निर्णय लिया। जून के महीने में क्या होता है, नरई नाली के पास इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। किन दोनों के बीच, गढ़ा राजवंश के गौड़ और अफगान सेना के बीच युद्ध होता है। और जो महारानी थी, महारानी अपने प्रिय हाथी सरमन पर बैठकर युद्ध कर रही थी और मुगल सेना और गढ़ा सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना पराजित हुई। फिर 23 जून, अगले दिन क्या होगा, 23 जून 1564 को क्या होगा, जो आसफ खां का तोपखाना था वो वहाँ पर पहुँच जाता है और तोपों से क्या होता है, अंधाधुंध फायरिंग होती है, जिससे मुगलों, जो महारानी की सेना थी वो अत्यधिक क्षति को पहुँचती है। माना तोपखाना आ जाता है आसफ खां का, और तोपखाने में क्या होता है, मुगल सेना ने तोपखाना का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, जिससे महारानी की सेना को अत्यधिक क्षति हुई। इसके बाद क्या होता है, जो महारानी दुर्गावती रहती हैं और जो उनके दीवान थे आधार सिंह कायस्थ, कौन, दीवान आधार सिंह कायस्थ, ये नरई नाले को पार कर जाते हैं, युद्ध करते हुए कहाँ पार कर जाते हैं, नरई नाले को पार कर जाते हैं। और मुगल सेना रानी दुर्गावती को घेरना प्रारंभ कर देती है। क्या करने देती है, घेरना प्रारंभ कर देती है। जैसे ही रानी दुर्गावती नरई नाले के वापस लौटने का प्रयास करती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, नरई नाले में भयंकर बाढ़ आ जाती है, जिस कारण से उनका जो हाथी था सरमन, वो भी नरई नाले को पार नहीं कर पाता और महारानी दुर्गावती एक बार फिर से मुगल सेना से युद्ध करने लगती हैं। लेकिन इस समय मुगल सेना का एक बाण रानी दुर्गावती को लग जाता है और रानी दुर्गावती उस तीर को निकाल देती हैं, लेकिन जो बाण का फल रहता है वो अंदर ही अंदर टूट जाता है और दूसरा तीर भी रानी दुर्गावती को विध जाता है। इस तरह क्या होता है, रानी दुर्गावती बुरी तरह से घायल हो जाती हैं। फिर क्या होता है, महारानी शत्रुओं के हाथों ना तो मरना चाहती थी और ना ही वह जीते शत्रुओं के हाथ आना चाहती थी। फिर क्या कहा महारानी दुर्गावती ने, अपने जो दीवान थे आधार सिंह कायस्थ को आदेश दिया कि वह उनका सिर काट दें। लेकिन भला कैसे आधार सिंह उनका सिर काट सकते थे, और आधार सिंह कायस्थ ने क्या किया, सिर काटने से महारानी को मना कर दिया। जो महारानी थी दुर्गावती, इनको मना कर दिया। इसके बाद क्या होता है, महारानी दुर्गावती क्या कर लेती हैं, अपने आप को कटार मार लेती हैं। कटार मारने के बाद जो उनका प्रिय हाथी था सरमन, वो भी क्या करता है, अपने प्राण त्याग देता है। इसके बाद क्या होता है, महारानी दुर्गावती का जो पुत्र था वीर नारायण, वो भी वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध करते करते। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। राजा दलपतराय के मंत्रियों और विद्वानों आदर सिंह कायस्थ, महेश ठाकुर, केशव लोगाक्षी और लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने वीर नारायण का राज्याभिषेक किया। वीर नारायण के संरक्षक के रूप में रानी दुर्गावती ने बागडोर अपने हाथों में संभाली। उन दिनों मालवा के शासक बाज बहादुर थे। बाज बहादुर ने 1556 ईस्वी में गढ़ा मंडला पर कई बार आक्रमण किए, परंतु महारानी दुर्गावती से हार का सामना करना पड़ा। बादशाह अकबर को गढ़ा के राजवंश के वैभव की जानकारी मिलती है। बादशाह अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को गढ़ा मंडला पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इसके बाद क्या होता है, आसफ खां ने गढ़ा मंडला पर अधिकार कर लिया, लेकिन उनकी जो सेना थी वो क्या थी, उनकी सेना निपुण नहीं थी। कहाँ निपुण नहीं थी, जंगलों में युद्ध करने में निपुण नहीं थी, जिस कारण से गौड़ योद्धाओं से पराजित हो जाती है। इसके पश्चात क्या होता है, दोनों ओर से सुलह करने का प्रयास किया गया, लेकिन रानी दुर्गावती के जो दीवान थे आदर सिंह कायस्थ थे, वो दिल्ली गए, लेकिन सुलह ना हो पाई। अकबर ने रानी दुर्गावती के सामने प्रस्ताव रख दिया कि वह अपने दीवान आदर सिंह कायस्थ और रानी दुर्गावती के प्रिय हाथी सरमन मुगलों को दे दें, परंतु रानी दुर्गावती ने देने से मना कर दिया। इसके बाद क्या होता है, महारानी युद्ध करने का निर्णय लेती हैं। जून महीने में क्या होता है, नरई नाली के पास गढ़ा राज्य के गौड़ व अफगानों की सेना के बीच युद्ध होता है। महारानी स्वयं सरमन नामक हाथी
में बैठकर युद्ध करते हुए सेना का नेतृत्व करती है। मुगल सेना और गढ़ा की सेना के बीच में भयंकर युद्ध होता है, फिर मुगल सेना हार जाती है। अगले दिन क्या होता है, 23 जून 1564 को आसफ खां का तोपखाना पहुंच जाता है और मुगल सेना ने तोप का अंधाधुंध फायरिंग इस्तेमाल किया, जिससे महारानी की सेना में अत्यधिक क्षति हुई। इसके बाद क्या होता है, महारानी और दीवान आधा सिंह कायस्थ अपनी सेना के साथ युद्ध करते हुए नराई नाला को पार कर जाते हैं। मुगल सेना ने महारानी को घेरना शुरू कर दिया था और जैसे ही महारानी वापस लौटने का प्रयास करती हैं, दुर्भाग्यवश नराई नाले में भयंकर बाढ़ आ जाती है और उनका जो विश्वसनीय सरमन हाथी था वो भी नराई नाले को पार नहीं कर पाता। ठीक है, और महारानी मुगल सेना से एक बार फिर से युद्ध करने लगती हैं। इतने में एक तीर महारानी को लगता है, उन्होंने तीर निकाल कर फेंक दिया, लेकिन परंतु बाण का फल अंदर ही टूट गया। दूसरा तीर भी महारानी को विंध जाता है, परंतु महारानी क्या हो जाती है, बुरी तरह से घायल हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, महारानी शत्रुओं के हाथों से मरना नहीं चाहती थी और ना ही वह जीते हुए शत्रुओं के हाथ आना चाहती थी। फिर महारानी ने उनके दीवान आधा सिंह कायस्थ को स्वयं का सिर काटने का आदेश दिया, लेकिन आधा सिंह कायस्थ उनका सिर भला कैसे काट सकते थे, और आधा सिंह कायस्थ ने महारानी का सिर काटने से मना कर दिया। अंत में क्या होता है, महारानी ने स्वयं को कटार मार कर जौहर कर लिया और महारानी के प्राण त्यागते हुए सरमन हाथी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह गढ़ा के गौड़ वंश की महारानी दुर्गावती मराठी इतिहास में अमर हो जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण भी मुगलों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, राजनीतिक परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण से जो महाराणा दलपत शाह के भाई थे, छोटे भाई थे चंद्र शाह को भैया कहाँ का राजा घोषित कर दिया जाता है, गढ़ा मंडला का राजा घोषित कर दिया जाता है। और इस समझौते के तहत राजा चंद्र शाह ने बादशाह अकबर को 10 किले दिए थे, तभी तो ये चंद्र शाह गढ़ा राजवंश के राजा बने थे। इसके बाद क्या होता है, जो चंद्र शाह के पुत्र थे मधुकर शाह, ये गद्दी पर बैठते हैं। इनके शासनकाल में पीतल के चौकोर सिक्के प्राप्त होते हैं। पीतल के चौकोर सिक्के किसके शासनकाल से प्राप्त होते हैं, मधुकर शाह के शासनकाल से प्राप्त होते हैं। बाद में क्या होता है, मुगलों का प्रभुत्व कम होता जाता है और मराठों का प्रभुत्व बढ़ता जाता है। इस वंश के जो अंतिम शासक थे नरहरि राव, 1781 में मराठों का दिन इन्होंने शासन किया। इस प्रकार जो गढ़ा का गौड़ वंश था वो समाप्त हो जाता है। इस वंश के जो राजा थे कुंवर, इस राजवंश के जो राजा कुंवर थे शंकर शाह, और जो उनके पुत्र थे रघुनाथ शाह, ये इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में शामिल हुए और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ये विद्रोही पाए जाने के कारण इन्हें 18 सितंबर 1857 को फांसी दे दी गई। क्या किया गया, 18 सितंबर 1857 को राजा कुंवर शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को फांसी दे दी जाती है। इस प्रकार जो हमारा गढ़ा का गौड़ वंश था वो समाप्त हो जाता है। क्या होता है, गढ़ा का गौड़ वंश समाप्त हो जाता है। गढ़ा के गौड़ वंश की जो कहानी थी इस प्रकार समाप्त होती है। ये हमारे ट्रम्प हैं। ट्रम्प क्या लिए हुए, अपने हाथों में ट्रॉफी लिए हुए। ट्रम्प भैया 2000 क्या हुआ था 21 में, अंततः 2021 इन्होंने अपना शासनकाल समाप्त हो गया। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब लेकिन कौन हो गया है, बाइडन कौन बन गए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इतना सब हमें ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सभी प्लेटफॉर्म पर क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों शिवा मेमोरियल एक न्यू प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं, PDF और सीरीज़ की सुविधा मिलती है। यदि आपको PDF प्राप्त करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। सीरीज़ से मतलब क्या है, जैसे ही मैं MP का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा तो इसके MCQ की एक सीरीज़ चलाऊंगा जो 1 मंथ तक चलेगी, जिसमें आपको MP से संबंधित सभी प्रश्नों की सीरीज लेकर आऊँगा। दोस्तों MPPSC प्री मेंस की जो क्लास रहती है वो रात में 8 बजे रहती है और जो डेली रहती है। तो आप क्या करें, मेरी लाइव क्लास में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को लेकर आएँ। लाइव क्लास में क्या रहता है, आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लास एक बार समाप्त होने के बाद क्वेश्चन मैं देख नहीं पाता हूं और कोई भी टीचर नहीं देख पाता है। तो क्या करें, आप लाइव क्लास में आने की कोशिश करें जो रात में 8 बजे रहती है।
दोस्तों मैं से अभी मैं लाइव क्लास में एमपी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, एमपी हिस्ट्री की क्लास पढ़ना है। इसके बाद एमपी जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दोस्तों हमने एमपी का प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लिया है, तो क्या करें आप, एमपी का प्राचीन इतिहास पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 5 तक, पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 5 तक है, तो आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और जो मध्यकालीन इतिहास है इसका हमने पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 आज कंप्लीट कर लिया है, तो क्या करें, इसका भी हम मैं देख सकते हो आप प्लेलिस्ट में जाके। इसके बाद हम एमपी का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। एमपी का आधुनिक इतिहास पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो हमारी डिस्कशन क्लासेस थी ये 25 मई से स्टार्ट हो चुकी है, जो सुबह 7 बजे रहती है। तो क्या करना है आपको, हमारी डिस्कशन क्लासेस में भी आना है। जब भी आप मेरी क्लास में आते हो तो आप क्या किया करो, हेडफोन लगा कर आया करो, जिससे बाहर का जो माहौल रहता है उससे आप बच सको। मेरी क्लास में आने के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आज मैंने पार्ट 7 कंप्लीट कर लिया है। कल मैं पार्ट 8 की बात करूंगा, जो मध्यकालीन इतिहास का पार्ट रहेगा, जिसमें मैं तोमर वंश और सिंधिया वंश की बात करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।